आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार में जो सबसे अंतिम कड़ी है ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे हम लोग बात किए थे, उसको अच्छे से पढ़े थे, उसको जाने थे कि ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक हायरार्की बना हुआ है, उसकी एक लंबी कड़ी है। उस लंबी कड़ी में एक सबसे अंतिम कड़ी जो होती है ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन। उसके जस्ट हम ऊपर जब आते हैं तो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप कर सकते हैं कि एक पहली सुपरविजनिंग इकाई भी है जो सुपरविजन भी करती है, साथ-साथ इम्प्लीमेंटिंग भी करती है, क्रियान्वयन। सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पूरे राज्य का, पूरे देश का। जिस तरीके से आप जब पढ़ते हैं तो आकांक्षी कार्यक्रम पहले था, आकांक्षी राज्य का, फिर जिला का आया और अभी वर्तमान में आकांक्षी प्रखंड। उसके बाद यहाँ इवन पीडीआई, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अब पंचायत पे भी बात हो रही है कि उस पंचायत में भी एक हेल्दी कंपटीशन करवाया जाए जो नीति आयोग जारी करता है। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपको वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कैसे इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बताया था कुछ एसआरटी प्रश्न के द्वारा कि जो हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में आप एज एसडीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं या एज ए डीवाईएसपी के रूप में कार्य कर रहे हैं, एज ए डिप्यूट किए गए हैं, तो आपके पास कौन-कौन सा मशीनरी है, कौन-कौन से संसाधन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। समान तौर पे हम लोग जब हम ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही पद आता है, एक या मैक्सिमम 2 पद आते हैं, बीडीओ और सीओ। जब तक अगर आप प्रशासन को अगर जानते हैं या कोई आपके घर में फैमिली में है, तो उनको पता है कि बहुत सारे विभाग के अधिकारी एक ब्लॉक में भी होते हैं, जिला में भी होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे भी होते हैं और सभी की अलग-अलग अपनी महत्ता है, सबका अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ कि किसी क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया या किसी का सडन डेथ हो गया, तो वहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं एज ए एसएचओ, सब स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर या थानाध्यक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उनको काम है भीड़ को समझाना, लेकिन भीड़ कितनी समझ रही है या ऐसा नहीं है कि एसएचओ के पास ऐसा कोई फंड है कि वो कोई फंड रिलीज़ कर देगी, तो उसमें अलग विभाग का रोल होता है। तो जो ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे जो प्रशासन का जो काम होता है, उसमें एक कन्वर्जेंस का काम होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। आपस में अन्य विभागों के अन्य विभाग के पदाधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो एसएचओ क्या कर सकता है थानाध्यक्ष? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सँभाल सकता है कि कोई बेकाबू ना हो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव ना रहे। लेकिन अब जब फंड की बात आई तब तत्काल उसको मदद दी जाए। क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि उस समय जब तत्कालीन घटना घटती है, तो भीड़ सुनती नहीं है। उसे कुछ चाहिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, स्पेशली अगर वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, हाशिए वर्ग के लोग हैं। तो उस समय जैसे कि एज ए बीडीओ के रूप में होता है कि बीडीओ के पास एक होता है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें कि 20,000 रुपया तत्कालिक मदद दी जा सकती है। अब उनका एक लिमिटेशन है कि 20,000 के बाद आगे नहीं दे सकते हैं। सीओ का भी कुछ एक फंड होता है, जैसे किसी का आपदा हो गया, आपदा इन द सेंस कि किसी का घर जल गया हो, कोई व्यक्ति डूब गया, तो उसमें एक लाइजनिंग होता है कि एडीएम के सर के स्तर से, लेकिन सीओ के द्वारा पत्राचार होगा। उसमें वो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट होते हैं। तो अलग-अलग घटनाओं के लिए अलग-अलग जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसके लिए अलग-अलग पदाधिकारी। मान लीजिए किसी लेबर का देहांत हो गया या किसी लेबर का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं एलईओ, या बीपीएससी के माध्यम से भी आता है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। उनका माध्यम से स्कीम चलता है, श्रम संसाधन विभाग का स्कीम है। उसमें है कि काम प्रवासी कामगार योजना है, शताब्दी रोजगार योजना है। उसके माध्यम से 2 लाख, 2.5 लाख रुपए का फंड है, उसको दिया इंस्टेंट दी जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ आप वीडियो सीओ के बारे में जानते हैं, उनका क्या प्रोफ़ाइल है और बाकी जितने भी अन्य विभाग हैं, जो हमारे ब्लॉक पे लेवल पे काम करते हैं, उसको भी हम जानेंगे और उसको कैसे हम लोग इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई स्टेप्स, कोई एसआरटी प्रश्न आ रहा है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो उसमें आप बता सकते हैं
कि वो अगर आपको जानकारी है, जैसे आप लेबर करवाते हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास जानकारी में है कि एलईओ ऑफिसर भी होते हैं, उनका अलग रोल होता है। उनके पास जैसे कि बीडीओ के पास जो सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम पे मात्र एट द स्टैंड जो है 20,000 रुपया ही दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ कि एलईओ ऑफिसर है, उसका पास 2 लाख का स्कीम है। तो एट द स्टैंड हम उस भीड़ को, उस मॉब को हम शांत कर सकते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको अगर जानकारी है या आप इंटरव्यू में आप ये सब बात बोलते हैं तो ये प्रैक्टिकल जवाब होगा। और जो इंटरव्यूअर हैं उनको लगेगा नहीं, वो बच्चा जान रहा है रियली, वो अच्छे से इंटरेस्टेड है, वो चीज़ों को समझ रहा है, पहले से रीड आउट करके आया है। वो देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ील कर रहा है। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि इसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन-कौन से पद होते हैं ब्लॉक लेवल पे। हर विभाग के पदाधिकारी का अलग-अलग रोल होता है, अलग-अलग उनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे आप एक इकाई जो है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत से भी पहले ग्राम का कांसेप्ट है। गाँव जिसको हम लोग गाँव बोलते हैं और वही रेवेन्यू के टर्म में राजस्व ग्राम कहा जाता है। राजस्व ग्राम उसको कहते हैं जिसके पास एक अपना रेवेन्यू थाना नंबर होता था, जिसके माध्यम से आज भी है वो एक्जिस्टेंस है। ये ब्रिटिश समय से चला आ रहा है कि एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर दे दिया गया कि उस क्षेत्र से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उस क्षेत्र में कितनी ज़मीन है, ताकि कितना रेवेन्यू आ पा रहा है। तो एक राजस्व ग्राम का कांसेप्ट था, कई गाँवों को मिला कर के एक ग्राम पंचायत बनता है। उससे पहले भी उसमें भी गाँव में भी 2 टाइप के थे, चिरागी, बेचिरागी, जहाँ पे चिराग जलता था, जहाँ पे लाइट जलता था, उसको चिरागी नाम दिया गया था और जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे बस्तियाँ नहीं होती थी, उसको बेचिरागी कहा जाता था। तो ये एक कड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की है, आप ध्यान रखें। कहीं भी आपको कैसे, क्योंकि आप जब फील्ड पे काम करते हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका कांसेप्ट क्लियर रहे कि प्रशासन कैसे चलता है। जब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इट्स नॉट आपकी, आप देख पा रहे हैं कि इतनी कुछ भी अगर हलचलें हो जाती, कितना भी क्योस आ जाए, लेकिन प्रशासन कभी हिलता-डुलता नहीं है, वो ऑन द लाइन चलता ही रहता है। तो उस चीज़ को कैसे, क्योंकि वो एक बनाया गया है, एक फ्रेम के रूप में बनाया गया है कि वो चीज़ें वर्क करती रहेगी। तो इसलिए हायरार्की है इसका, राजस्व ग्राम, उसके बाद ग्राम पंचायत और ये दूसरा जो कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी ब्लॉक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जब ब्लॉक के बारे में नाम सुनते हैं तो हमारे बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना बेहतर नहीं हो पाया है। इसलिए आज भी प्रखंड स अंचल लिखा जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे प्रखंड स अंचल, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे ब्लॉक भी चलता है और साथ-साथ सर्कल ऑफिस भी चलता है। दोनों लेकिन दोनों के पदाधिकारी अलग-अलग होते हैं। ब्लॉक लेवल के अलग पदाधिकारी होते हैं, जिसका नाम बीडीओ है और सर्कल ऑफिस के सर्कल ऑफिसर होते हैं। तो दोनों का अपना-अपना रोल है और लेकिन साथ में वही मैं बात किया ना, कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखेंगे एक-एक करके कौन-कौन से और पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी का देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी हैं। बीडीओ है, सीओ है, एसएचओ है, बीपीआरओ है, एमओ है, एलईओ है, बीसीओ है, बीईओ है, बीएसओ है, बीडब्ल्यूओ है, 45 डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें से जो जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे ब्लॉक पे असेंबल किया सकता है, ताकि जो आम जन को सुविधा हो, उसे जिला नहीं जाना पड़े। जो चीज़ें ग्राम पंचायत में अगर नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ें ब्लॉक में उसको सुविधा मिल सके। तो सीडीपीओ है, बीपीएम है, पीओ मनरेगा है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उसको एमआईसी बोलते हैं, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर होते हैं, पशुपालन पदाधिकारी, आईयू इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। तो अलग-अलग पदाधिकारी हैं, अलग-अलग विभाग के हैं और हर विभाग का अपना-अपना योजना है। उस योजना में कौन-कौन सी योजनाएँ होती है, कैसे उसको हम इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझा सकते हैं। एसआरटी के प्रश्न में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं, तो आप जब आप एडमिनिस्ट्रेशन आएँगे, तो और बेहतर अब एक बेहतर एक सफल प्रशासक बन पाएँगे। इसलिए आज हम इसको पढ़ते हैं, क्या-क्या है। पहले हम लोग बीडीओ, सीओ के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये बीडीओ के एक तरह से ब्लॉक के जो ऑल इन ऑल बीडीओ होते हैं और सर्कल ऑफिस के ऑल इन ऑल सीईओ होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं।
अभी जो वर्तमान में बीपीएससी में जो व्यवस्था है, उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वीडियो का नहीं होता है। पहले जो रिक्रूटमेंट होता है आरडीओ का होता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। वो स्टार्टिंग में 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद एज ए प्रभारी वीडियो भी बनते हैं, या अगर 5 साल 6 साल हो गया तो एज ए फुल फ्लेज्ड वीडियो भी बनते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग में एज ए आरडीओ के रूप में ज्वाइन करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद, प्रमोशन होने के बाद वो फुल फ्लेज्ड वीडियो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिस प्रकार से अंचल में भी वैसे ही सीन है। अभी वर्तमान में जो नियुक्ति होती है, डायरेक्ट सीओ की नियुक्ति नहीं होती है, रेवेन्यू ऑफिसर की नियुक्ति होती है, आरओ की। आप लोग ये अवगत होंगे। और उनका ही प्रमोशन होता है। और सी बीडीओ और जो सीओ जो पद है, ये लेवल 9 का पद होता है। लेकिन ये जो पद होता है आरडीओ और आरओ का पद लेवल 7 का होता है। तो जब वो चार्ज लेते हैं तो वो एज ए प्रभारी बीडीओ या प्रभारी सीओ, जब तक वो लेवल 7 पे रहते हैं। जब उनका प्रमोशन हो जाता है 5 साल 7 साल, तो वो एज ए लेवल 9 हो जाते हैं, तो वो फुल फ्लेज्ड बीडीओ, फुल फ्लेज्ड सीओ होते हैं। अब वो देखते हैं क्या वर्क एंड फंक्शन है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य है, जब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण कार्य में क्या है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। ये इसमें हर एक जितने भी पदाधिकारी होंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे, सारे का ये जिम्मेवारी होगा कि कहीं पे भी आप एज ए मजिस्ट्रेट काम कर सकते हैं। चाहे वो इलेक्शन हो सकता है, सेंसस हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, फेयर हो सकता है, कोई जुलूस हो सकता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे ड्यूटी लगा सकती है, किसी तरह का क्राइम इंसिडेंट हो गया है, कहीं कुर्की जब्ती करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर का काम, इलेक्शन का काम, सेंसस का काम, सेंसस में कास्ट सेंसस भी हो सकता है, जो आम सेंसस है, कैटल सेंसस है, एग्रीकल्चर सेंसस है। सेंसस भी 3-4 तरह के होते हैं, सेंसस में भी काम हो सकता है। इधर आप आएँगे तो डिजास्टर में किसी प्रकार का डिजास्टर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डिप्यूट किया जा सकता है। तो ये जितने भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वो डिजास्टर, इलेक्शन, सेंसस, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जितने भी सिविल ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी डिप्यूटेशन कहीं पे भी, कहीं भी हो सकती है। ये सारे के लिए कॉमन है। उनके अलावा और बहुत सारे स्पेसिफिक काम होते हैं। जैसे कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो वीडियो का जो काम होता है, डेवलपमेंटल वर्क, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो चलती है, उसका रोल आउट करवाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, कहाँ पे क्या कमी है, सुपरविजन भी करना। अभी वर्तमान में जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक तरह से लीड रोल में वीडियो है। क्यों? क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एआरओज है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। बाकी अन्य पदाधिकारी भी एआरओज हैं, लेकिन उनको तात्कालिक बनाया गया है फॉर द कैंपेन ऑफ एसआईआर। लेकिन जो वीडियो होते हैं वो डेजिग्नेटेड एआरओज होते हैं। जैसे कि प्रक्रिया हमेशा रेगुलर चलते रहती है। अभी ना एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसके अलावा और भी हमेशा जो रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएसआर, स्पेशल सर्वे रिवीजन। वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। फॉर्म 6, 7, 8 होता है, उसमें जो नए वोटर्स जिनका 18 साल हो गया उनको जोड़ना होता है, किन्हीं का नाम काटना है, किन्हीं का डेथ हो गया, तो वो प्रक्रिया, तो ये डेजिग्नेटेड एआरओज है। तो इलेक्शन का अगर अगर देखा जाए तो सबसे पहले काम वीडियो का होता है। उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि वो आवास का काम देखते हैं। हम लोग जो योजना पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। एक जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना, अभी आपने रिसेंट में कुछ न्यूज़ सुना होगा कि माननीय नीतीश कुमार ने लगभग 400 रुपए पहले जो पेंशन था, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा, वो वीडियो के अंदर ही होता है। पेंशन का जो भी होता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विकलांग दिव्यांग का पेंशन हो, वो सारे पेंशन का देख-रेख वीडियो के माध्यम से होता है। आवास का काम देखते ही हैं। एक जो महत्वपूर्ण काम है जन्म मृत्यु, जितने भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, डेथ सर्टिफिकेट बनना है, अभी वर्तमान में एज ए रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत सचिव कार्य कर रहा है। लेकिन ब्लॉक लेवल पे जो नोडल होते हैं, वो वीडियो होते हैं। उसको बोलते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार। अपर जिला अपर रजिस्ट्रार है, उसका नाम है अपर जिला रजिस्ट्रार, जो जन्म मृत्यु के होते हैं।
और जिला रजिस्ट्रार डीएम होते हैं। एक जो सबसे एक स्वच्छता पदाधिकारी होता है, प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी। आप नगर निकाय में देखते हैं, अगर पटना में रहते हैं या कहीं नगर निगम निकाय में रह रहे हैं, तो वहाँ पे डेली कचरा का उठाव होता है। उसी प्रोविजन को ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पे लाया गया कि यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लाया जाए। जिस तरीके से शहर में डेली कचरा का उठाव हो रहा है, उसी प्रकार से गाँव में भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी हो, जो हमारा रूरल बॉडी है, रूरल निकाय है, उसमें भी हो। तो उसके लिए जो प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर के रूप में वीडियो काम करते हैं। उसके अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्वच्छता मित्र होते हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक होते हैं। इनके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो मैं बताया, लॉ एंड ऑर्डर है, इलेक्शन है, सेंसस है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, ये बाकी सारा काम तो देखना ही देखना है। जबकि सीओ का काम अलग होता है। सीओ क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट होते हैं। कहने का मतलब कि बाकी अन्य पदाधिकारी या बीडीओ को ऑफिशियो मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, लेकिन जो अंचल के लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह की घटना घटती है, तो सबसे पहले जो थाना के थाना अध्यक्ष होते हैं, एसएचओ, और साथ में सीओ सर्कल ऑफिसर दोनों जाते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट सर्कल ऑफिसर होते हैं। बाकी इनका जो काम है, रेवेन्यू कलेक्शन करना, जो जमाबंदी होती है या परिमार्जन होता है, लैंड का अभी सर्वे का काम चल रहा है। अभी वर्तमान में अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो अभी एक राजस्व महाअभियान का प्रोग्राम आने वाला है, जो कि 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। किनको जानकारी है? एनीवन हैव रीड राजस्व महाअभियान? कोई बताइए, पेपर कोई पढ़ रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है यस रुपेश सर, सर? इसमें दरवाजे से दरवाजे जाकर लोगों का सही सर्वे वाला, जमीन का खतिहानी जो नया वाला बना है वो, और उनका जमाबंदी सुधार करके जो वर्तमान में जीवित आदमी होंगे उनके नाम पे चढ़ाने का वो कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है 16 अगस्त गुड। से 30 सितंबर तक का। वेरी गुड। ये 16 अगस्त से शुरू होने वाला है और ये 20 सितंबर तक चलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल, जैसे कि अब मान लीजिए इंटरव्यू में प्रश्न आ सकता है। कभी भी आप देखते हैं कि जब बिहार में क्राइम का रेट, आप एज एसडीएम आप अपने अनुमंडल में कार्य कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि बिहार में अभी भी क्राइम रेट जो देखा जाता है, तो सर्वे से ऐसे पता चलता है कि 70% जो घटनाएं घटती है वो भूमि के विवाद से संबंधित है, या जो लोकल कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो मामले हैं, सिविल कोर्ट्स में जो मामले हैं, वो 70% भूमि विवाद से है। अगर आपको ये पता था, राजस्व महाअभियान के बारे में पढ़े पेपर में, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा कैंपेन, ऐसा मिशन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, ई मापी, कि आप घर बैठे आप उसमें डेट फिक्स कर सकते हैं कि हम इस डेट को चाहते हैं कि हमारे यहाँ राजस्व कर्मचारी संबंधित अमीन आकर के नापी करके चला जाए। परिमार्जन का काम सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जमाबंदी का काम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उस बारे में पता हो, तभी तो आप एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल जवाब से काम नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें प्रैक्टिकल मसाला देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो आंसर बेहतर हो जाता है बाकी अन्य की अपेक्षा। इसलिए पेपर पढ़ना है, बाकी जानना है। तो क्या काम है इनका? एक तो एक ऑफिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो महत्वपूर्ण काम है इसमें बताया, इलेक्शन है, सेंसस है, डिजास्टर का काम है, ये तो देखना ही देखना है। इसके अलावा जमाबंदी का काम देखते हैं, क्योंकि जमीन से संबंधित काम है। भू मापी का काम है, किसी भी तरह का अगर कोई विवाद हो रहा है तो मापी करवाना कि एक्चुअल जमीन किसका है। कि जो भी सरकारी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन बनना है, खेल का मैदान बनना है, वृक्षारोपण होना है, डिग्री कॉलेज बनना है, उसमें जमीन कौन देगा? सर्कल ऑफिसर जमीन देगा। उस क्षेत्र में कौन सा जमीन सरकारी है, कौन सा जमीन गैर मुजरुआ है, आम है, कौन सा खास है, कौन सा कैसर हिंद का जमीन है, कौन सा बिहार सरकार का जमीन है। तो ये सारा एक रिकॉर्ड खातियान में होता है। उसकी देखरेख, जो रिकॉर्ड रूम होता है, उसकी देखरेख सारा एक अंचलाधिकारी के जिम्मे होता है। परिमार्जन कैसा होता है? बासगीत भूमि पर्चा, ये उसको दिया जाता है जो उस क्षेत्र में लैंडलेस है, जिसके पास जो भूमिहीन परिवार है, तो उसको 3 डिसमिल जमीन दिया जाता है कि आप उसमें, और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाया जा सकता है।
अब अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में गरीबी है या किसी को घर बनाने देना है या आपके यहाँ एक महिला आई है जिसके पास ना घर है, ना ज़मीन है, उसके लिए आप क्या-क्या करेंगे? आप एज़ एसडीएम क्या स्टेप लेंगे? अगर आपको पता है बासित भूमि पर्चा क्या होता है, रैन बसेरा अभियान क्या होता है, कि उसमें 3 डिसमिल दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको 1,20,000 रुपए दे सकते हैं। ये अगर आपको पता है, अगर आप ये बता देते हैं, आप समझ रहे हैं कि आपका कितना बेहतर इंप्रेशन बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल आंसर देना है। जो प्रैग्मैटिक आंसर का मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको इस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करना है। आप समझिए कि आप ऑफिसर बन चुके हैं, आप कैसे हैंडल करना है, आपको ये सब अवगत इसीलिए कराया जा रहा है। तो इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। बताइए यहाँ आपको कोई दिक्कत है? बीडीओ और सीओ का क्या काम है? दोनों का अलग-अलग रोल है। सर ये एक छोटा क्लियर सा है? डाउट पूछे। हाँ, बताइए। बताइए। सर अगर एक सीईओ कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो हुँ। उसका कंप्लेंट कहाँ तक किया जाता होगा? अगर कोई सीईओ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास लोक शिकायत का ऑप्शन है, जो पीजीआर होते हैं, पब्लिक ग्रीवांस जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, एडीएम है, सर तो डीएम है। उस पे भी हाँ। कंप्लेन करने के बाद वापस से वो जांच की रिपोर्ट करने के लिए तो उन्हीं लोग के पास फिर से पहुंच जाता है। नहीं, नहीं, नहीं। जैसे देखिए, अगर ब्लॉक लेवल के ऑफिसर पे जाँच बैठी है, तो वो जाँच जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जाँच करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर पे जाँच बैठेगी, तो प्रमंडल लेवल, कमिश्नर लेवल के लोग जाँच करेंगे। ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रक्रिया है। हाँ, आप बात कर रहे हैं कि अब कर्मचारी पे कोई लांछन लगा है, तो फिर वो ब्लॉक लेवल के ही ऑफिसर जाँच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यही चीज़ को हमने डिटेल्स में और लिखा है और वीडियो का क्या-क्या काम है। एज़ देखिए, क्योंकि वीडियो का काम जो होता है डेवलपमेंटल के रूप में होता है, इसलिए समान तौर पे उसे एज ए डीएम वर्क एज ए डीएम, जिस तरह से जिला में डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, उसी प्रकार से एक ब्लॉक के जो डीएम के रूप में वीडियो ही काम करते हैं। क्योंकि कुछ भी अगर घटना घटती है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वीडियो से ही रिपोर्ट लेते हैं और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो सीओ से रिपोर्ट लेते हैं। इसलिए ऑल इन ऑल वीडियो होते हैं। डेवलपमेंटल कार्य तो देखते ही हैं, इलेक्शन देखते ही हैं, सेंसस देखते ही हैं, पेंशन पे भी देखते ही हैं और इसके कौन-कौन से स्टाफ्स होते हैं। जब एक कार्यालय का बात होता है, जब हम लोग कार्यालय की बात करते हैं कि एक कार्यालय में क्या-क्या होना चाहिए। तो एक जो ऑफिस का मतलब क्या होता है कि एक ऑफिसर के साथ-साथ वहाँ पे क्लर्क हो, हेड क्लर्क हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, जो कि टाइप कर सकता हो, जिसको कुछ थोड़ा-सा कंप्यूटर का नॉलेज हो। उसके अलावा पियून हो, साथ-साथ गार्ड हो। गाड़ी तो होना ही चाहिए। एक ऑफिस का स्ट्रक्चर यही होता है कि उसके पास क्लर्क हो, क्लर्क के साथ डेटा ऑपरेटर हो और वो अपने ऑफिस का डीडीओ भी होता है। डीडीओ का मतलब क्या होता है? ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। कहने का मतलब वो अपने खुद का सैलरी और साथ-साथ अपने कर्मियों का सैलरी वो निकाल सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं डीडीओ। उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक होते हैं, स्वच्छता कर्मी होते हैं, हेड क्लर्क होते हैं, नाजिर होते हैं, प्यून होते हैं। नाजिर का काम होता है जो भी फाइनेंशियल सॉरी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉक में, किसी भी तरह का, अगर 15 अगस्त बन रहा है, चुनाव का काम हो रहा है, टैक्स का चुनाव का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, कोई एक्सीडेंट घट गया, कोई भी काम अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसका एक नाजिर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। नाजिर पद का नाम है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की देख-रेख नाजिर के द्वारा की जाती है। तो एक ब्लॉक का में जो बीडीओ का है यही स्ट्रक्चर है, उसमें ये सारा काम उनका होता है। उसी प्रकार से सीईओ का भी अलग-अलग रोल है, एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट मैंने बताया। साथ-साथ ये क्या होते हैं एज़ ए कलेक्टर, जिस तरीके से डीएम एक ही व्यक्ति दोनों के रूप में कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है, कलेक्टर के रूप में भी कार्य करता है, जबकि ब्लॉक लेवल पे एक सर्कल ऑफिसर को बिठाया गया है कि जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेवारी सीईओ की होती है और बाकी जो काम है सब देखना ही है। इसमें जो कर्मी होते हैं, राजस्व कर्मचारी होते हैं, अमीन होते हैं, अंचल गार्ड होते हैं, आपदा मित्र होते हैं, बाकी क्लर्क तो होते हैं, क्लर्क भी होते हैं। ये
बीडीओ और सीईओ के ऑफिस का और कौन-कौन सी योजनाएँ होती है, आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जा रहा है, कैसे किसी भी चीज़ को हैंडल करना है, चाहे वो डिज़ास्टर आ जाए, इलेक्शन हो जाए, सेंसस हो, लॉ एंड ऑर्डर का बात हो, मजिस्ट्रेट ड्यूटी की बात हो, किसी तरीके का जुलूस निकल रहा हो, तो उसमें आप कौन-कौन सी मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं या किसी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के पीपल को क्या आप सुविधा दे सकते हैं, तो आप इसको आप जानेंगे और समझेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन वीडियो और था सीईओ के बारे में। हाँ, बताइए। सर, डिजास्टर को लेकर जैसे एसडीआरएफ बिहार ने फॉर्म किया, स्टेट डिजास्टर हाँ, रिस्पांस फोर्स, हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में रहता है या ब्लॉक वाले भी, जैसे मान के चलिए हाँ, दरभंगा के किसी ब्लॉक में अगर बाढ़ आ गया तो हुँ, वो एसडीआरएफ को कौन डिप्लॉय कर सकता है? हाँ, ठीक है। देखिए, जो ब्लॉक लेवल पे एट द स्टैंड सर्विस की मुआयना करेंगे, सर्कल ऑफिसर देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि कितना तटबंध में कितना पानी बह रहा है। अब जैसे देखिए, एज़ ए बीडीओ सीईओ वो टेक्निकल विंग का आदमी नहीं है, वो एक सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिख रहा है, तो वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम होगा। जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक होता है डब्ल्यूआरडी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, उसके भी इंजीनियर जो जेई होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता होंगे, वो भी होंगे, बीडीओ सीईओ भी रहेंगे। साथ-साथ जो घटना आप बता रहे हैं कि अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग, तो वहाँ पे सर्कल ऑफिस में आपदा मित्र, मैंने बताया कि आपदा मित्र भी होता है। तो एट द इंस्टेंट के लिए आपदा मित्र होते हैं। अगर मेजर घटना घट सकती है, बहुत ज़्यादा पानी का लेयर बढ़ चुका है, तो जो आपदा सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होते हैं, आपदा शाखा के जिला आपदा शाखा के एक प्रभारी होते हैं। साथ-साथ फुल फ्लेज्ड एडीएम होते हैं, एक एडीएम आपदा प्रबंधन, एडिश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन होते हैं और उसके ऊपर डीएम होते हैं। तो पहले आप ब्लॉक लेवल पे, अंचल लेवल पे सीईओ देखेंगे आपदा मित्र की सहायता से, और जो डब्ल्यूआरडी है, एमडब्ल्यूआरडी है, नहर माइनर इरिगेशन है, सबके साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। उसके साथ-साथ कौन होंगे, ऊपर आप जाएँगे तो सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होते हैं, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, साथ में जिला आपदा शाखा के प्रभारी होते हैं, एडीएम डिजास्टर मैनेजमेंट के होते हैं और उसके साथ-साथ डीएम। तो अगर जब एडीएम से नहीं संभलेगा तब डीएम उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे या उसको अपने हैंड में लेंगे। ये सारी चैनलाइज़ किया हुआ है कि एडीएम के माध्यम से ही एसडीआरएफ का और उसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, वो स्पेसिफिक कैडर ही बनाया गया है कि किसी तरह का आपदा प्रबंधन हो, आपदा हो तो उसका मैनेजमेंट सहायक एडीएमओ करते हैं और उसके ऊपर सुपरविजन के लिए एडीएम होता है। ये प्रक्रिया क्लियर है? जी सर। अजीत क्लियर? सर सर फिजिकल टर्म्स में ब्लॉक और सर्कल दोनों में अंतर होता है या दोनों एक ही चीज है सर? मैंने पहले ही बताया कि हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है, ब्लॉक ऑफिस भी, सर्कल ऑफिस भी। दोनों के पदाधिकारी अलग-अलग होते हैं, ब्लॉक के ऑल इन ऑल बीडीओ होते हैं, सर्कल के सीईओ होते हैं। दोनों का काम, वर्क प्रोफाइल बटा हुआ है और जब भी किसी तरह का घटना घटती है तो दोनों साथ मिलकर के बीडीओ, सीईओ, एसएचओ, बाकी अन्य ब्लॉक के पदाधिकारी, अगर ज़्यादा घटना मेजर इंसिडेंट है तो अन्य ब्लॉक के अन्य पदाधिकारी भी उसके साथ आएँगे। तो इस तरह से काम सर चलता है। सीमा एक ही होती है, ब्लॉक की सीमा और सर्कल की सीमा? हाँ, ब्लॉक की सीमा एक ही होती है, बस दोनों का यूनिट अलग है। जब ब्लॉक लेवल के स्तर से देखते हैं तो गाँव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक। जब वही जी अगर हम सर्कल ऑफिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हल्का, राजस्व, ग्राम, उसका बात होता है। जी लेकिन थैंक एक ही ब्लॉक की पेरिफेरी में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीडीओ सीईओ के बाद एक महत्वपूर्ण जो पद है, पहले ये पद उतना हाईलाइट नहीं था, लेकिन जब से ये बीपीएससी के माध्यम से एजुकेट होने लगा, तो बीडीओ के, क्योंकि ये बीपीआरओ का काम जो होता है एज ए डेवलपमेंटल वर्क के रूप में काम होता है, तो बीडीओ के बाद अगर कोई डेवलपमेंटल काम होता है तो सारा जिम्मेवारी बीपीआरओ की होती है। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, ये भी लेवल 7 का ही पद होता है। इसका काम क्या है कि जो पंचायती राज संस्थान है, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसमें जितने भी पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, सरपंच है, पंच है, वार्ड है,
इनका जो भी जैसे मीटिंग होगा, ट्रेनिंग देना होगा या इनका जो मानदेय है, ये सारा देख-रेख एक बीपीआरओ के माध्यम से ही होता है। हालाँकि अगर जब इलेक्शन की बात होगी तो उसमें एज़ ए वीडियो देखेंगे, लेकिन आफ्टर इलेक्शन इनका जो भी मानदेय होगा, इनका जो भी प्रशिक्षण होगा, कोई भी कार्यक्रम होना होगा, तो वो सारा काम बीपीआरओ देखता है, क्योंकि स्पेशली बीपीआरओ को नियुक्ति किया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई को सुदृढ़ करने के लिए, ग्राम पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी सारी देखरेख इनके माध्यम से होती है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल का काम होता है, जो ग्राम पंचायत लेवल पे मुखिया और पंचायत सचिव के माध्यम से होता है, और ब्लॉक लेवल पे जो प्रमुख के माध्यम से जो काम होता है, तो उसमें बीपीआरओ की भागीदारी होती है। बहुत सारे काम होते हैं। अभी वर्तमान में मैं लास्ट क्लास में ये बताया था कि पंचायत सरकार भवन का जो कंसेप्ट है, जो मिनी कलेक्ट्रेट हमने बताया भी था कि दिस इज कॉल्ड मिनी कलेक्ट्रेट ऑफ पंचायत, क्योंकि वहाँ पे जितने भी विभाग के सभी कर्मी वहाँ पे बैठेंगे और पंचायत सचिव एज ए नोडल के रूप में कार्य करेंगे। और कई पंचायतों में बिहार में वर्तमान में 8053 पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन बनना है, जहाँ पे लगभग 2500 में बन चुके हैं। तो वहाँ पे बाकायदा सभी विभाग के कर्मी बैठते हैं और एज ए नोडल पंचायत सचिव होते हैं और मॉनिटरिंग बीपीआरओ के द्वारा की जाती है। तो एक पंचायत सरकार भवन का कंसेप्ट है जो कि पंचायती राज विभाग के अंदर है और वो बीपीआरओ के माध्यम से ही देख रेख की जाती है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, अब इसको देखिए कैसे आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। पंचायत सरकार भवन का बात होगा तो जब आप बात करेंगे एक्सेस टू सर्विसेज, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम आजकल चल रहा है, तो वो कैसे है कि अब हमने जो पहले था कि सेक्रेटरीट, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक से भी हमने पहुंचा दिया कहाँ, ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, कि वहाँ पे ही सारा ऑफिस होगा, सारे विभाग के कर्मी बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं उसको ब्लॉक पे आने की जरूरत नहीं है। अभी जो आरटीपीएस है, जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, राइट टू पब्लिक सर्विस, उसमें जाति, आय, निवास, पेंशन, आवास का ऑनलाइन चेक करना, इसके अलावा जन्म मृत्यु का देख रेख करना, जितने भी जो भी ऑनलाइन कार्य हो सकते हैं, कैरेक्टर बनाना, वो सारा काम हमारे पंचायत में एक पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, उसके माध्यम से की जाती है। इसकी देखरेख बीपीआरओ के माध्यम से की जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले क्या होता था कि शहरों में तो रोशनी है लेकिन गांव में शाम होते ही रोशनी नहीं होती थी। आज जब अगर जहाँ लग गया है, जिस वार्ड में लग गया है, तो ठीक ठाक रोशनी रहती है। उससे क्या फायदा हुआ, महिलाएं पहले की अपेक्षा सुरक्षित महसूस कर रही है, क्राइम रेट घटता है क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है बढ़ने का आशंका रहता है, जहाँ अंधकार प्रकाश है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमिनिश होता है, और ये सारा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के तर्ज पे है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसको आप कैसे लिंक कर सकते हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप इस योजनाओं को या जो गवर्नमेंट की कैंपेन है, जो गवर्नमेंट की स्कीम से, उसको आप लिंक करेंगे, क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है, चाहे वो महिलाएं से संबंधित हो सकता है, समाज के हाशिए वर्ग से संबंधित हो सकता है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका यूज करना है। और भी कार्य होते हैं जैसे छठ घाट, पहले क्या होता था कि एक गड्ढा हो गया, वहां पे बोरिंग कर दिया गया। आज लगभग जगह जहाँ पे भी छठ पूजा होती है वहां पे ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा छठ घाट बनाया गया है कि अच्छे से श्रद्धालु आराम से वहां पे पूजा कर सकते हैं। ये डेवलपमेंटल एक बेहतर स्कीम है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकते हैं कि उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि घटनाएं घट, जैसे कि अब मान ली मिस हैपनिंग हो सकता है, अगर जहाँ पे घाट अच्छा हो, अर्घ देने के लिए सुविधा, तो वहाँ पे क्यों घटना घटेगी। जहाँ पे दलदल भूमि हो सकती है वहाँ पे घटनाएं घट सकती है, अचानक गड्ढा आ गया। तो इसको आपको लिंक करना है। चबूतरा बनता है, पीसीसी, पीसीसी तो उतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जो पेवर ब्लॉक का कंसेप्ट है उसमें बीच बीच में छेद होता है और टोटली ये रिन्यूएबल कंसेप्ट है कि अच्छे से वाटर जो रिचार्ज हो सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, बेहतर कंसेप्ट है। तो जो भी डेवलपमेंटल काम है जो ग्राम पंचायत लेवल पे या पंचायत समिति लेवल पे, वो बीपीआरओ के सुपरविजन में होता है, इंस्पेक्शन बीपीआरओ के माध्यम से होता है।
इसके अलावा जो अन्य काम है जो मैंने बताया, इलेक्शन है, सेंसस है, लॉ एंड ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, फेयर का ड्यूटी है, जुलूस है, एग्जाम ड्यूटी है, बाकी ड्यूटी तो करना ही करना है। आरटीपीएस का काम बता ही दिया। और एक जल जीवन हरियाली, जो जहाँ पे कुआं है, सोख्ता है, जो पहले कुआं सूख चुके हैं, उस कुएं को रिजुवनेट करना है, जीर्णोद्धार करना है। ये जल जीवन हरियाली के अंदर ही ये कंसेप्ट है, उसमें वृक्षारोपण का भी कंसेप्ट है, जो मनरेगा करती है। अलग अलग विभाग का अलग अलग काम है। कुछ स्टाफ्स हैं इसके अंदर, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, पंचायत सचिव है, पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्राम कचहरी सचिव है, न्याय मित्र है। ये सारे स्टाफ्स होते हैं जो कि बीपीआरओ के देखरेख में ही उसका एब्सेंटी वगैरह सारा कुछ इन्हीं के माध्यम से होता है। तो कुल मिलाकर के बीडीओ और सीओ के बाद अगर कोई ऑफिसर होते हैं जो कि देखरेख जो की दी जाती है, तो बीपीआरओ के रूप में की जाती है। एलईओ है, ये भी एक महत्वपूर्ण पद है, कि जब से बीपीएससी के माध्यम से होने लगा है, इसका भी एक बहुत रोल बढ़ चुका है। पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसका रोल इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि आज जो भी लेबर का जो काम होता है, जितने भी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कहीं घटना घट गई है और एसडीपीओ, एसएचओ भीड़ को संभाल रहे हैं, लेकिन वो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं। कोई मिसहैपनिंग होगी, कोई डूब गया है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस या तो वीडियो दे सकते हैं, एलईओ दे सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर जाएंगे तो एडीएसएस होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, वो भी दे सकते हैं। लेकिन ब्लॉक लेवल पे समान तौर पे वीडियो, एलईओ और सीओ के माध्यम से सैंक्शन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा घटना घटा है। अब अगर वो लेबर कार्ड उसका बना हुआ है, अब लेबर कार्ड देखिए 3 चीजें हैं, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड और आपका मनरेगा कार्ड, तीनों, मनरेगा का जॉब कार्ड, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसा नहीं तीनों में कंफ्यूज होना। ई श्रम कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है, जिसके माध्यम से जितने भी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, सभी के लिए ये रिलीज किया गया था, ताकि उसमें से पंजीकृत रहे, सरकार के पास एक डेटा हो, किसी तरह का, जैसे कि कोरोना में मदद किया गया था कि कहाँ पे आसानी से ट्रैक किया सके। जो लेबर कार्ड है, जो बिहार सरकार का स्कीम है, जो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट एलआरडी के द्वारा, उसके माध्यम से ही लेबर कार्ड बनाया जाता है। जितने भी लेबर हैं उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, 50 रुपीज़ का एक मिनिमल फी है, उसके माध्यम से रजिस्टर किया जाता है। और उसमें बहुत सारे बेनिफिशियरी है उसमें, जैसे मैंने बताया कि प्रवासी मजदूर घटना घट रहा है, शताब्दी कामगार है, उसमें 2 लाख का है, इंश्योरेंस है 2.5 लाख का, महिला उनकी बेटी के लिए 50,000 रुपये, बहुत फैसिलिटीज दिया गया है। तो इसको आप कुछ नहीं, बहुत थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि क्या रोल है लेबर ऑफिसर का। अभी लेबर सेस, जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसमें कुछ सेस देना होता है, मजदूरी सेस कर, लेकिन पहले नहीं था। अब जब लेबर ऑफिसर आ गए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना है। जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन, उसको एवोल्यूशन कराना काम कौन इम्प्लीमेंट कराएंगे? एलईओ कराएंगे। ये नहीं कि आप देखिए, एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ, बीडीओ, पीपीआर कोई भी जा सकते हैं, लेकिन ये काम किसका है? एलईओ का काम है। जब वो जाते हैं, धावा दल होता है, तो उसमें सारे कुछ मजिस्ट्रेट भी होते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं, एक यूनिट बना के जाता है, लेकिन विभाग नोडल ऑफिसर कौन रहेंगे? एलईओ रहेंगे। तो हर एक विभाग का अपना अपना काम है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में बाल श्रम की घटनाएं बहुत घट रही है, या आपके क्षेत्र में महिलाओं को लेके या दास प्रथा बहुत इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आपका क्या क्या स्टेप हो सकता है? तो जब आपको पता है कि एलईओ नाम का भी एक पद है, उसका भी कुछ कुछ रोल है, मिनिमम वेजेज एक्ट उसको फॉलो कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवा रहा है, तो क्या उसके पास कॉन्ट्रैक्टर एक्ट है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। लेबर ऑफिसर, जो एक कमेटी बनेगी, धावा दल, उसके माध्यम से वहाँ पे धावा किया सकता है और उसको रेस्क्यू किया सकता है। रेस्क्यू करने के बाद क्या है, एक बाल कल्याण कमेटी होती है जो जिला लेवल पे होती है, फिर उसको सुपुर्द किया जाता है, जो कि फिर उसको शेल्टर होम में रखा जाता है, चाइल्ड शेल्टर होम में। तो ये एक स्टेप है। ये स्टेप अगर आपको पता है, आप जानते हैं,
तो हम बताएंगे ना स्टेप क्या क्या कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे अनुमंडल क्षेत्र में या हमारे ब्लॉक क्षेत्र में ये ऐसी घटनाएं घट रही है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सर हमारे जो ऑफिसर हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उसके नेतृत्व में एक टीम बनाया जा सकता है। टीम बना करके हम लोग पहला काम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, सच में वहाँ पे चाइल्ड लेबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेप ये हो सकता है। तीसरा हुआ कि कमेटी बना करके डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग धावा बोल सकते हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी रहेंगे। उसके बाद क्या स्टेप होता है, जब ये डिटरेंस जो रोगी कल्याण बाल कल्याण समिति उसको हैंड ओवर किया जाता है, वो फिर वो बाल शेल्टर होम में जाता है। एक स्टेप है, ऐसा नहीं कि आप अगर ये आपको स्टेप पता है तो आप बेहतर तरीके से एक डिटरेंस, जैसे ही आपने एक एक्शन लिया, मिनिमम वेजेज एक्ट का चेक करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है कि नहीं उसके पास, ये सारा स्टेप है। ये स्टेप अगर आपको पता है तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सर हम कैसे वहाँ पे डिमिनिश कर सकते हैं या कैसे उसको हम लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेप को जानना है और वो पॉइंट वाइज आपको आंसर फ्रेम करना है। बाकी चीजें तो योजनाएं वगैरह तो आप किताब में पढ़ते ही हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको आपको अपने आंसर में इम्बाइब करना है। चलिए बताइए, बीपीआर और एलयू में कुछ कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। सर एलईओ में ऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है या सिर्फ अनऑर्गेनाइज है? नहीं, एलयू में जितने भी कोई भी लेबर है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड डजंट मैटर, वहाँ पे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस उसके पास नहीं है या फैक्ट्री एक्ट उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो एलयू कैन इंस्पेक्ट, एलयू कैन रिपोर्ट टू देयर इंटरमीडिएट ऑफिसर, एलएस होते हैं, फिर एएलसी होते हैं। एक कमेटी बनाई जा सकती है। क्लियर है? ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग बीपीआरओ, एलयू और बीडीओसीओ? सर जिला में एलईओ का रिपोर्टिंग अफसर कौन होता है? एलएस होते हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक। उसके ऊपर होते हैं एएलसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। एस्पायरेंट अगर मूवी देखे होंगे टीवीएफ का, तो उसमें एएलसी होता है ना, संदीप भैया। उसके ऊपर आप जाएंगे तो डीएलसी होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमओ मार्केटिंग ऑफिसर, जो बीपीएससी के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होता है, वो सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में रिक्रूटमेंट होता है। इनका क्या काम है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पीडीएस डीलर, जितने भी डीलर्स होते हैं एक ब्लॉक में, जैसा डिपेंड करता है, समान तौर पे एक पंचायत में 5-7 डीलर हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ का कितना एरिया है, कितना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बनाया गया है। जितने भी उस ब्लॉक में डीलर्स होंगे, जो पीडीएस जो शॉप होता है वो रेगुलर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, राशन बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा समय समय पे रेगुलर जांच तो होती है, साथ साथ जो राशन कार्ड का इशू करना और साथ साथ किन्हीं का नाम कटवाना हो, किसी का नाम जुड़वाना हो, वो सारा एमओ के माध्यम से होता है। और ये डीलर्स का भी रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिजाइन मार दिए हैं, कोई छोड़ दिए हैं, तो फिर वो डीलर्स का रिक्रूटमेंट कौन करते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर करते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर होती है, लेकिन बाद में जब प्रमोशन होता है तो एमओ बन जाते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर बन जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ तो नहीं होता, ऑपरेटर होता है, बाकी डीलर्स के माध्यम से ही चीज़ें की जाती है। इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको एज ए एसडीएम बनाया जाता है और आपके यहाँ क्षेत्र में महिलाएं आती है, उसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ, फिर भी अनाज चाहिए, या वो स्टार्वेशन का शिकार है महिला, उसको आप कैसे राशन कार्ड दिलवाएंगे या कैसे उसको अनाज दिलवाएंगे तो उसमें आप वहाँ पे एमओ का रोल आप बता सकते हैं कि सर ब्लॉक लेवल पे मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि एट द इंस्टेंट पहले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिस क्षेत्र के डीलर हैं उससे संपर्क स्थापित करते हुए तुरंत एट द इंस्टेंट उसे अनाज उपलब्ध कराया जाए, और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी लिया जाएगा, और राशन कार्ड को बनवाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि 90 डेज लगता है आफ्टर अप्रूवल, तो कुल मिला करके तो 90 डेज कोई भूखा रह सकता नहीं है। अगर कोई स्टार्वेशन का शिकार है, कोई नीडी व्यक्ति है,
आप एज एसडीएम के चार्ज में हैं या एज ए वीडियो के चार्ज में हैं, तो आप क्या स्टेप लेंगे? तो ये मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर आता है। तो आप ये बताएंगे, हम ये इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि डीलर से बात करें, डीलर तुरंत एज इंस्टेंट खाना उपलब्ध कराएं, अनाज उपलब्ध कराएं, और वो जो प्रक्रिया है, राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये आप यूटिलाइज करेंगे आंसर में। BWO, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 2-3 तरह के ऑफिसर होते हैं, जैसे कि ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक BC वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। तो डिपेंड करता है कैसा ब्लॉक है। अभी अगर वैकेंसीज कम है, ऑफिसर्स की कमी है, तो वहाँ पे एक ही ऑफिसर होते हैं BWO, या जहाँ पे तो 3 ऑफिसर हैं, BWO भी हैं, ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, BC वेलफेयर भी ऑफिसर हैं। इनका काम क्या है? अब ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं तो ये समाज कल्याण विभाग के अंदर आते हैं। जितने भी कल्याण का काम हो सकता है, अब जैसे SC/ST वेलफेयर है, तो उनका काम है कि जो SC/ST टोले को टारगेट करना। SC/ST टोले, अभी रिसेंटली एक शिविर खत्म हुआ था, जो कैंपेन था बिहार सरकार का, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा से भी अभियान, बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, और ये ह्यूज लेवल पे 2-2.5 महीना चला। तो अगर न्यूज पेपर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो इस अभियान के बारे में पता होगा। पता है कि नहीं किन्हीं को? इस पे हमने क्लास भी लिया था। एनीवन? तो बताइए इसके बारे में, क्या है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान? सर ये SC/ST टोलों को लक्षित करता है तथा वहाँ पे जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी थी या फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, राशन कार्ड बनवाने थे, उससे रिलेटेड था ये। कितने सर्विसेज देने की बात कही गई थी, कुछ आइडिया है? तो वो कितने डेटा तो प्रकार नहीं की? याद आ रहा। कुल 22 प्रकार की सर्विसेज, मतलब सरकार आपके द्वार वाला स्कीम था कि जितने भी SC/ST टोले हैं उस क्षेत्र में, उसको टारगेट करना था। और जो भी सरकार की सेवाएं हैं, जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, पेंशन, आवास, कैरेक्टर, जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं, बाजी भूमि पर्चा, सारी सुविधाएं उसके घर पे जाकर के उसके टोले में कैंप करना था और उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाना था। और ये बहुत बेहतर तरीके से, देखिए कोई भी स्कीम आप ये मान के चलिए कि 100% हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट 50%, 60%, 70% इस कैंप का, कैंपेन का यही उद्देश्य होता है कि उसको मास लेवल पे उसको टारगेट किया जाए और अचीव किया जाए, एक्सेस किया जाए। और वो हुआ भी है। उसमें सभी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, पंचायत लेवल के कर्मी, सभी लोग का बहुत ही प्रोएक्टिव रोल होता है। तो ये ब्लॉक SC/ST जो या ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, उसमें एक कमेटी भी होती है, एक विकास रजिस्टर कंसेप्ट है। अब देखिए, अब सपोज करिए कि आपको कहा जा रहा है कि आप एज एक सिविल ऑफिसर है, एक प्रशासक है, आपके क्षेत्र में कोई सर्वे कराना है या किसी प्रकार का कैंप कराना है या कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो किस क्षेत्र में ज़्यादा नीडी है, उसको कैसे पता करेंगे? तो एक विकास रजिस्टर होता है, जो दलित और महादलित होते हैं उसके लिए विकास रजिस्टर बनाया गया है। उस विकास रजिस्टर में सारे मेंशन होते हैं कि कौन कौन से जो रियली में नीडी पीपल हैं। ऐसा नहीं कि दलित महादलित में आगे बढ़ गए हैं वो जो मेन स्ट्रीम में, उसके लिए नहीं, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है उसका मेंशन होता है नेम, ताकि उसको सुविधाएं दी जा सके, जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी जो SIR का काम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें आप सपोज करिए कि जो दलित महादलित के, अब किन्हीं के पास, यहाँ तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास तो डॉक्यूमेंट संरक्षण सही से रहता ही नहीं है, अगर 20 साल 30 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाए तो। जिस प्रकार से इसमें मांगा जा रहा है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स का चर्चा किया गया है, तो विकास रजिस्टर को भी एक आधार माना गया है कि अगर किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, अगर उस व्यक्ति का नाम विकास रजिस्टर में भी है, तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। तो सरकार इतना प्रिविलेज दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बारे में आप जानकारी है, तो आप इससे किसी भी कैंप को, किसी भी कैंपेन को, किसी भी अवेयरनेस चीज़ों को आप उससे लिंक कर सकते हैं कि कैसे हम सर्वे करा सकते हैं, कैसे हम टारगेट करा सकते हैं, जो नीडी पीपल है उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो आप अगर जानते हैं कि विकास रजिस्टर क्या होता है, उसमें किसका रिकॉर्ड होता है, तो जो दलित और महादलित लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं,
उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसमें किसी प्रकार का जो स्कीम उसके माध्यम से ही दिया गया अभी जो डॉक्टर अम्बेडकर शिविर हुआ। इसके अलावा जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, अगर किसी तरीके का कोई केस हुआ है तो उसकी जांच BW के द्वारा की जाती है और उसके बाद फिर जिला कल्याण पदाधिकारी, उससे नीचे जो होते हैं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, उनको दी जाती है, वहाँ से फिर जिला कल्याण पदाधिकारी के पास रिपोर्ट जाता है। छात्रावास का कंसेप्ट है, महिला छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास, जो स्कॉलरशिप का स्कीम है, ये सब स्कीम ये BW के माध्यम से सुपरविजन की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक जो महत्वपूर्ण है, ये BPSC के माध्यम से नहीं होता था, लेकिन अब इस बार जो 71 का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें अब BCU को भी सब इंक्लूड कर लिया गया है ना? जी तो कर बताएं लिया। इंक्लूड, हाँ, तो इस बार इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब ये पद भी देखिए, इस भी कोऑपरेटिव का भी एक अलग ही, अगर देखा जाए जिस तरह से वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाया, सहकारिता मंत्रालय, क्यों बनाया गया? कुछ तो कुछ इस पे बात होगी, तभी तो अलग ही मंत्रालय सर बना एक दिया गया। क्वेश्चन है, हाँ बताइए, बताइए। विकास रजिस्टर जो है तैयार होता है, ये कौन तैयार करता है इसको? विकास रजिस्टर, हाँ सॉरी मैं भूल गया, ये विकास मित्र होते हैं, ठीक है। विकास मित्र ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं और विकास मित्र पर्यवेक्षक ब्लॉक लेवल पे BW को कोऑर्डिनेट करते हैं, BW को असिस्ट करते हैं। तो विकास मित्र के माध्यम से ही प्रत्येक पंचायत में एक विकास मित्र होते हैं और उस विकास मित्र का यही दायित्व होता है कि उस क्षेत्र में, उस पंचायत में कौन कौन से टोले हैं, दलित और महादलित के टोले, उसका एक एक करके जो नीडी हैं, जिनको किसी भी प्रकार का सरकारी सुविधाएं नहीं मिली है, तो उसका रिकॉर्ड रखना है और उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए ये कैंप किया गया था। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। BCU ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, तो जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, तो आज जब से अब BPSC में नियुक्त कर दिया गया है, तो इनकी भी महत्ता बढ़ गई है। और इनका महत्ता इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कोऑपरेटिव जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। होता है ना कि किसी चीज, जैसे कि जो FPO हम लोग पढ़ते हैं GS में, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या आप देख रहे हैं अभी अमूल जो कंसेप्ट है, या बिहार में सुधा का जो कंसेप्ट है, ये सब क्या है? वही कोऑपरेटिव का ही तो देन है। तो ये कोऑपरेटिव का ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तो वहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, उसका नाम है प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। तो जितने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो भी रोल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो भी योजनाएं होती है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, उसमें BCO, BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तीनों के समन्वय से, तीनों के कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे गणना की जाती है कि उस कितना फसल का नुकसान हुआ है। जो आप पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या जो फसल सहायता योजना दी जाती है, तो उसमें गणना की जाती है कितना नुकसान हुआ है, चाहे सुखाड़ से चाहे बाढ़ से। उसमें तीनों ऑफिसर्स का कोऑर्डिनेशन के साथ उसमें काउंट होता है, उसके बाद ही दी जाती है। ऐसे नहीं कि किसी किसान को अप्लाई कर दिया, वेरीफाई होता है। पैक्स चुनाव, हमने इस पे क्लास भी लिया था कि पैक्स का चुनाव कैसे होता है, मेंबर्स कितने मेंबर्स होते हैं, कुल 11 मेंबर्स होते हैं, उसमें BCU का क्या रोल होता है, चुनाव के बाद कमेटी जो बनती है उसका क्या क्या रोल होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है धान की अधिप्राप्ति। जो भी धान खरीद बिक्री होती है, जिस क्षेत्र में किसान के माध्यम से धान खरीदारी होता है, तो उसमें BCU का बहुत बड़ा रोल होता है। भले ये अलग बात है कि पैक्स, प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स होता है, पैक्स का गठन होता है, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का गठन होता है, और उस पैक्स में एक पैक्स अध्यक्ष होते हैं और एक प्रबंधक होता है। तो पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से ही धान की खरीदारी होती है, वो मिल में जाता है, मिल से फिर SFC, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, राज्य खाद्य निगम को जाता है, और राज्य खाद्य निगम के पैसा जो डायरेक्ट TBT माध्यम से किसान को देती है। ये प्रक्रिया है। और वही SFC फिर कहाँ जाएगा? गोदाम में आएगा। FCI का गोदाम, या जो स्टेट गवर्नमेंट का गोदाम है, उस गोदाम में आएगा।
उस गोदाम में वहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होंगे, गोदाम मैनेजर होंगे, और वहाँ से फिर मार्केटिंग ऑफिसर जो आपका ये है फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वहाँ से अनाज उठाएंगे और फिर वो पीडीएस डीलर को दिया जाएगा। तो अलग विभाग का दूसरा काम है, इस विभाग का काम है कि धान खरीद करके वहाँ पहुँचाना एसएफसी के पास, एसएफसी फिर बेचेगी उसको और फिर वहाँ से जाएगा आम जनता के पास। ये बताने का क्या मतलब, आप इसमें कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है? अब इससे कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है? अब जो चीज़ें आज वर्तमान में जो केंद्र सरकार का जो है, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का है, पेट्रोल पंप खोलने की बात हो रही है। जो सुधा, जिस तरह से सुधा पार्लर, मिल्क पार्लर, उस तरह से अब सब्जी तरकारी केंद्र का भी बात हो रहा है कि वो ग्राम पंचायत लेवल पे खोला जाए। डीजल अनुदान का बात हो रहा है। बैंक की बात हो रही है कि पैक्स लेवल पे बैंक खोला जाए और अधिक से अधिक किसानों को टच किया जाए। जिस किसानों को लोन में दिक्कत हो रहा है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, ये सब एग्जाम्पल्स आप सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किसान के उत्थान के लिए आपके क्षेत्र में बार-बार बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, धान की उपज कम हो रही है, उसमें कोऑपरेटिव्स कैसे रोल कर सकता है? अब उसमें लिंक कर सकते हैं आप। जैसे कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भी उसको हम लोग एट द इंस्टेंट लोन, अगर बैंक या नाबार्ड वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, नाबार्ड के माध्यम से जो भी आरआरबी है वो नहीं पहुँच पा रही है, एसएफसी नहीं पहुँच पा रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक ये नहीं पहुँच पा रही है, तो कोऑपरेटिव्स कितना रोल भूमिका निभा सकती है? लोकल लेवल पे अगर वो तरकारी केंद्र बनता है, सरकार का स्कीम है, तो उससे जो आम किसान है, जो तरकारी उपजा रहे हैं, उनको जो बाहर जाना पड़ता है, उसको कैसे हेल्प मिल सकता है? ये लिंकिंग चेन है। जितना बेहतर आप जानेंगे, उसको बेहतर तरीके से आप इंटरव्यू में आप रख सकते हैं, परोस सकते हैं। तो हर एक विभाग का अलग-अलग योजना है, अलग-अलग आप उसको बता सकते हैं। अब इसे आप एसआरटी में पूछा सकता है कि एसआरटी में पूछा सकता है कि आपको पता चला कि पैक्स अध्यक्ष था, वो धान की अधिप्राप्ति नहीं कर पाया, अब वहाँ पे किसान लोग परेशान हैं, तो उसमें बीसीओ का क्या रोल है? फिर बीसीओ के बाद वहाँ पे कैसे-कैसे आपको चेन पता होगा तब ना कि धान किससे खरीदा जाता है, मिल में जाता है, मिल के बाद ये प्रोसेस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अंग है। वहाँ से तो इस चीज़ को अब बस जानना है कि कैसे क्या होता है। कोऑपरेटिव्स का भी अपना एक रोल है, कुछ-कुछ काम है, उस काम को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट में, एसआरटी में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये बताइए बीडब्ल्यूओ, बीसीओ, एमओ, ये तीनों में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। समझ में आ रहा है या ज़्यादा हो गया? ठीक है सर। ओके। चलिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है ब्लॉक लेवल पे, और महत्वपूर्ण पद के साथ-साथ जो महत्वपूर्ण जो समाज के जो अंग हैं, महिलाएँ और बच्चे, उसको टारगेट करती है, और जो भी सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जा रही है, उसको उपलब्ध कराती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए। जो जितने भी इसमें जो सीडीपीओ होती है और ये समाज कल्याण विभाग के अंदर आता है, उसमें एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, निदेशालय बोलते हैं हिंदी में, और सीडीपीओ ब्लॉक लेवल पे होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो डीपीओ होता है, डीपीओ आईसीडीएस, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस। ऊपर जाते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर होता है, रीजनल डायरेक्टर होता है, फिर मिशन डायरेक्टर होता है, वो हायरार्की है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो सीडीपीओ होती है, और इसके भी कुछ स्टाफ्स होते हैं, लेडी सुपरवाइजर होती है, आंगनबाड़ी सेविका होती है, सहायिका होती है, अकाउंटेंट होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। इन सभी के सहयोग से जो ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का स्कीम्स हो, परवरिश योजना का स्कीम हो, सीएम कन्या उत्थान योजना का स्कीम हो, राष्ट्रीय पोषण स्कीम हो, टीएचआर, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि शब्द, ये टर्मिनोलॉजी है, टेक होम राशन। ये राशन दिया जाता है किसको? प्रेग्नेंट वीमेन को और चाइल्ड को, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाती है फोर्टिफाइड राइस, जो पोषण युक्त राइस होता है, विटामिन ए राइस,
ताकि गर्भवती महिलाओं को दिक्कत नहीं हो। इसमें सहयोग बहुत तरीके से सहयोग होता है। ममता दीदी होती है, आशा दीदी होती है, एएनएम होती है, जीएनएम होती है। इसमें सहयोग होता है। जब भी सीडीपीओ की बात होगी तो उसमें स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक ममता, आशा दीदी नहीं सहयोग करेगी, आसानी से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। उसमें आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उसके पढ़ने के साथ-साथ जो न्यूट्रिशन की व्यवस्था है वो की गई है, आप लोग को पता ही होगा। तो जो स्कीम के बारे में मैं सब समर्पित बाल योजना पूरा घोषणा है। पीएम मातृ वंदना योजना, परवरिश योजना में होता है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, विधवा जिनके बच्चे हैं, मतलब किन्हीं का या माता-पिता का देहांत हो गया है, तो उनको भी मिलता है। सीएम कन्या उत्थान योजना में है कि ग्रेजुएशन तक महिलाओं को, जो बच्ची है उसको जब तक ग्रेजुएशन नहीं करती है तब तक उसको सारी सुविधाएँ देती है। लगभग 54,100 रुपया हो गया है, वो मिलता है। तो प्रोविज़न है, ये सारा इम्प्लीमेंट सीडीपीओ के माध्यम से कराया जाता है। अब इसमें इंटरव्यू में कैसे आप बता सकते हैं? अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है, महिलाओं के उत्थान के लिए आप एज एसडीएम, एज ए बीडीओ, एज ए सीओ क्या कर सकती है? एज ए सीडीपीओ तो बीपीएससी से होता ही है, तो आप क्या कर सकती है? कौन-कौन सा स्टेप फॉलो कर सकती है? किस-किस का सहयोग ले सकती है? लेडी सुपरवाइजर है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, ममता दीदी है, आशा दीदी है, एएनएम है, जीएनएम है, पंचायत सचिव है। इसका आप सीडीपीओ को पता है या बीडीओ को पता है, एसडीओ को पता है, ये सारी चीज़ें हमारे मशीनरी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमें पता चला कि आपके क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही जो कुपोषित बच्चे हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, या आंगनबाड़ी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसको आप कैसे उस टारगेट तक पहुँचेंगे, कैसे उसको टारगेट करेंगे? ये सारा स्टेप हो सकता है कि ये सब स्कीम्स या सीडीपीओ के लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी, या उसके माध्यम से हम आंगनबाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे। रैंडम जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर या जिला लेवल के ऑफिसर से इंस्पेक्ट करा सकते हैं, ताकि टीएचआर उस गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अंडा दी जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो चीज़ें, तो वो स्टेप्स है। आप ये स्टेप्स बता सकते हैं कि कैसे हम महिलाओं का उत्थान कर सकते हैं। बच्चों का नर्चरिंग आंगनबाड़ी का उसमें कितना बड़ा रोल होता है कि घर के बगल में है, जाके 2 घंटा 4 घंटा बैठा, कुछ सीखेगा। बाकायदा उसको कितना बेहतर बना पाते हैं। लेकिन वो बेहतर कब होगा? जब रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, स्ट्रिक्ट एजेंट्स होगा, तब जाकर के चीज़ें बेहतर हो पाती है। अब आप चाहेंगे कि नहीं, अब देखिए नेगेटिव चीज़ें हर जगह है, लेकिन आपका काम है कि उस क्रंच में आपको एक बेहतर रिजल्ट देना है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए नियुक्त किया गया है कि आपके पास हमेशा लैक ऑफ रिसोर्स रहेगा। उस क्रंच में भी आपको बेहतर रिजल्ट देना है, और चुनौतियाँ रहेगी। लोकल पॉलिटिक्स का हिंड्रेंस, लोकल बाहुबली का बोलबाला, जो लोकल आंगनबाड़ी सेविका होगी, फिर भी आपको तरीके से हैंडल करना है ताकि जो नीडी है उसको सुविधाएँ मिल सके। ये सब योजना के बाद देखिए मैं ज़्यादा बहुत, क्योंकि हमें उसको लिंक करना है। हम प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। आपसे एसआरटी का प्रश्न पूछा जाता हो, या आप एज एसडीएम के आप क्या कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कोई कैंप लॉन्च करना हो महिलाओं को, जैसे महिला जनसंवाद हुआ था, नगरीय जनसंवाद हुआ था, इससे पहले जनसंवाद हुआ था, विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद हुआ था, एक जनसंवाद कार्यक्रम, सिर्फ जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था। अभी विद्युत का कार्यक्रम चल रहा है, विद्युत जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारी मशीनरी है एकदम नीचे ग्राउंड लेवल तक, कि आंगनबाड़ी सेविका का सहयोग ले सकते हैं, एएनएम का सहयोग ले सकते हैं, ममता दीदी का सहयोग ले सकते हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन के साथ-साथ इस बारे में भी अवेयरनेस फैला सकती है कि क्या-क्या चीज़ें की जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले पॉपुलेशन अभी 11 जुलाई जो भी था, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये पेपर में भी आया था 70th का जो मेंस दिए होंगे, उस एक प्रश्न भी आया था, कैसे उसको पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो उसमें आप वो तो बता ही रहे हैं जो किताबी नॉलेज है, आप इसको भी आप प्रैग्मेटिक नॉलेज उसको यूटिलाइज कर सकते थे, कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
या आंगनबाड़ी ICDS के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, उसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसी चीज को करेंगे। तो ये बताइए, CDPO क्लियर है? यस सर। Any questions regarding this? Okay. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, MOIC, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसको बोलते हैं। ये ब्लॉक लेवल पे स्वास्थ्य विभाग की जो भी योजनाएं हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो PHC ही देती है। किसी तरह का अगर तुरंत एट द इंस्टेंट अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी का मैटर हो या क्रिटिकल केयर हो, तो एट द इंस्टेंट फर्स्ट एड जो दी जाती है वो PHC। उसके नीचे भी हायरार्की है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। PHC के भी नीचे होता है APHC। ये हायरार्की ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे। जब प्राइमरी लेवल पे आते हैं तो ब्लॉक लेवल पे PHC होता है, और उसके नीचे ग्राम पंचायत लेवल पे APHC या HWC बोलते हैं, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, या दूसरा HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें उसी का नाम रख दिया गया है अब HWC। पहले APHC भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, लेकिन अभी HWC ही समान तौर पे कहा जाता है। उसके जब ऊपर आते हैं तो सेकेंडरी लेवल पे जो स्पेशलिस्ट, या वो सदर अस्पताल हो सकता है, रेफरल हॉस्पिटल हो सकता है, उसको हम लोग सेकेंडरी कैटेगरी में रखते हैं। टर्शियरी सेक्टर में जनरली आता है जो डायग्नोस्टिक, किस तरह का डायग्नोसिस करना हो, जो हाई इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे MRI वगैरह, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PMCH वगैरह, IGI MS आता है, या आपका SKMCH है, उधर अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज है। तो जितने भी जो टर्शियरी लेवल के वो उसमें आते हैं जहाँ पे डायग्नोसिस सुविधाएं अवेलेबल है। ये तो हायरार्की है। क्या क्या काम है इसमें भी, जैसे देखिए जब स्टाफ देखते हैं तो यहाँ पे BCM होते हैं, BHM होते हैं, बाकी तो MIC होते ही हैं। तो BCM का काम क्या होता है, जितने भी नर्स हैं, ANM, GNM, ममता दीदी, आशा दीदी, इस सारा का कौन देखती है, कंट्रोलिंग ऑफिसर BCM होती है। BHM क्या होता है, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर। उसका काम क्या होता है, जो भी मैनेजिंग का काम है, कितना टीका आया, कितना नहीं है, मेडिसिन आया नहीं आया, एक तरह से वो लाइसेंसिंग का काम करता है। क्योंकि अब MIC क्या करेंगे, वो हेल्थ वो जांच करेंगे, और भी डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन MIC जो होते हैं वो पूरे ओवरऑल PHC के हेड होते हैं, और भी 3-4 डॉक्टर होंगे वहाँ रहते हैं, ताकि वो फर्स्ट एड वगैरह जो भी एक ब्लॉक लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो दी जा सके। वहाँ से नहीं होता है तो वहाँ पे जाते हैं। और जो स्कीम्स है, आयुष्मान भारत है, जनसंख्या स्थिरीकरण का है, मिशन धनुष है, स्वास्थ्य शिविर समय समय पे स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जाता है, आई कैंप, ब्लड कैंप। अब देखिए, अब इसमें अब पूछा जाए आपसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंटरव्यू में क्या, अब ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, अब कोई कार्यक्रम हो रहा है, जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है, या किसी तरह की घटनाएं घट गई, दुर्गा पूजा का मेला था, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स हो सकता है फॉलो करेंगे। तो फॉलो स्टेप करने में क्या है कि हम जरूर प्रयास करेंगे कि वॉलंटियर्स के रूप में कहाँ से उठाएंगे, आपदा मित्र लगाएंगे जो कि राजस्व विभाग का आदमी है। हेल्थ से क्या उठाएंगे कि वहाँ पे GNM दीदी हो, ANM दीदी हो, एक डॉक्टर हो, ये चीज कर सकते हैं। जीविका दीदियां हैं वो वॉलंटियर्स के रूप में कार्य कर सकती है, कि जो महिलाओं का जो लाइन होता है उसमें जीविका दीदी एक्टिव रोल निभा सकती है। डीलर्स जो बेहतर तरीके से जानते हैं अपने क्षेत्र में कि अगर उस क्षेत्र से गुजर रहा है, तो सेंसिटाइज करने की चीजें हैं। बाकी तो जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि आप BPO से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि सभी मुखिया जी को, जैसे अभी जो जनसंख्या स्थिरीकरण का कार्यक्रम हुआ 11 जुलाई को, पखवाड़ा चलता है, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा दिवस, तो उसमें सभी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। BPRO का काम है कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको सेंसिटाइज करना, उसको बताना कि आप बताइए अपने गांव में कि स्टेलाइजिंग कराइए या कॉपर्टी लगवाइए, ताकि स्टेबलाइज किया जाए पॉपुलेशन। वीडियो हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे स्टाफ्स हैं,
जो स्वच्छता मित्र हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, जितने भी पंचायत में हैं, या जो स्वच्छता का जो रिक्शा जो घूम रहा है, उससे कैंपेनिंग कराया जा सकता है। सीओ के पास अपना स्टाफ है, जो आपदा मित्र ने बताया। सीडीपीओ के पास भी है, जो आंगनबाड़ी सेविका है, ग्राउंड लेवल भी जा सकती है। तो अलग-अलग मशीनरी है, उसको एक कैंपेन या एक मिशन, कोई भी इनिशिएटिव हो, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको आपको समझना है और अपने आंसर में अपने पॉइंट बनाना है। इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज, जो भी हो आंसर आपका स्टेप वाइज हो। स्टेप एक कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें बेसिक क्या चाहिए, हेल्थ वाला चीज जरूर चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो अगर किसी तरह घटना घटती है। अब देखते हैं ना छठ पूजा में, जब छठ पूजा अब गौर किए होंगे, देखते हैं एक स्वास्थ्य शिविर लगा होता है। क्यों लगा होता है? वो कौन है? जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक लेवल, वहाँ के पीएससी थोड़ी आ जाएगा मंडल से। अब मंडल लेवल पे है तो मंडल के दो डॉक्टर्स आएंगे, सदर अस्पताल से डॉक्टर आएंगे। तो सारा हायरार्की बना हुआ है कि आपको क्या-क्या इस्तेमाल करना है। अब साफ सफाई करवाना है तो जो प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी हैं, नगर निकाय में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ के स्वच्छता कर्मी से यूज किया जाएगा। तो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप किसी चीज को आप देखेंगे तो हाँ, इससे ऐसे आप मशीनरी का यूज कर सकते हैं, आप एक बेहतर आंसर बता सकते हैं कि एज एसडीएम, एज ए बीडीओ, एज ए सीईओ, एज ए पीआरओ, एज कैसे हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, एज ए सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए डीएम तो है ही सब कुछ। और भी बहुत सारा कैंपेन चलता रहता है, काला ज़ारा स्कीम है, टीबी का स्कीम्स है, जननी बाल स्वच्छा है, ये ई संजीवनी ऐप तो जानते ही हैं आप। ये देख लीजिए एक महत्वपूर्ण आपका बीपीएम, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी। जीविका के बारे में आपने पढ़ा ही है। जीविका एक क्या है? एक संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 80-60 के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है, और ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं वो बीपीएम होते हैं। उसके अंदर देखिए बीपीएम के नीचे आप जब आएंगे तो एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, एसी, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा, एसएचजी जो सबसे न्यूनतम कड़ी है, सबसे एसएचजी होता है, उसके ऊपर विलेज लेवल पे भी होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है सीएलएफ, और उसके बाद ब्लॉक। तो अलग अलग उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना। ये सारा क्या है कि जो भी नन मेन स्ट्रीम में है उसको मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल किया जाए। और आपका काम क्या है? वही तो काम है कि आप कितने अधिक से अधिक जो भी नीडी पीपल है उसको टच कर सकते हैं, उसके जीवन में उत्थान में थोड़ी सी भूमिका निभा सकते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना है, उसमें सरकार लोन देती है और वो बीपीएम के माध्यम से ही होता है। मेरा योजना है, वीओ बिल्डिंग बनती, प्रत्येक पंचायत में वीओ बिल्डिंग बनाया गया है ताकि जीविका दीदी वहाँ के बैठ सके, सीएलएफ बैठ सके, सीसी आके बैठ सके और बैठक कर सके, और जो भी योजनाओं का लाभ देना हो, बताना हो, अवेयरनेस कैंपेन करना हो। एफपीओ का बात किया ही, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एई, इसमें है कि जीविका दीदी जो है, जितने भी किसान हैं जो इच्छुक है, कौन कौन सा नया नया स्कीम आ रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, डीजल अनुदान योजना हो, क्रॉप प्रोटेक्शन का योजना हो, उसके बारे में बताएंगे और कैसे कम से कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। स्वीप कैंपेन, स्वीप कैंपेन क्या होता है? कोई जानते हैं स्वीप के बारे में? एनीवन? तो बताइए स्वीप के बारे में। यस सर, ये इलेक्टोरल, ये शायद मतदाता साक्षरता बढ़ाने के लिए है, ये कैंपेन हाँ, चलाए वेरी गुड, जाते हैं। वेरी गुड। क्या फुल फॉर्म इसका? फुल फॉर्म बताइए। सर सेंट्रल वोटर्स एलिजिबिलिटी कुछ है सर, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हाँ, सिस्टमेटिक वोटर्स ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो कहने का मतलब ये है कि स्वीप में भी जीविका दीदी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लोग स्वीप एक्टिविटीज करते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो अब स्वीप एक्टिविटीज जैसे ही एसआईआर खत्म होगा, एसआईआर खत्म होने के तुरंत ही शुरू हो जाएगा स्वीप एक्टिविटीज, मतदाता अवेयरनेस, कि आपको वोट देना है, वोट हमारा अधिकार है, ये अब रेगुलर चलेगा। उसमें सारा मशीनरी लगेगा, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी आएंगे। जीविका दीदी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैडर है, अब बाकी आंगनबाड़ी जो जितने भी सेविकाएं हैं, सभी लोग, विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव
किसान सलाह, सभी लोग का टीम इकट्ठे चलेगा और वो कैंपेन किया जाएगा। किसी तरीके का जो जन संवाद होता है, अभी महिला जन संवाद बताया, नगरीय जन संवाद, डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा शिविर, इधर अभी अब्रादस जो महाअभियान चलने वाला है, उसमें भी जीविका दीदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। उसमें घर घर जाके वो बताएगी। अभी जो SIR काम चल रहा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट का कलेक्शन हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, अब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक तो आउट ऑफ बिहार हैं, या कई व्यक्ति ऐसे हैं जो देना नहीं चाह रहे हैं। अब उसको कैसे टच किया जाएगा? जो जीविका लोकल होगी, जो अपने टोला को, अपने मोहल्ला को जानती है, तो दीदी दे दीजिए प्यार से ही। अब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं इसमें। तो वहाँ पे भी मशीनरी लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए, आपका नाम कटने से बच जाए। और बाकी तो जितने कैंपेन चलते हैं उसमें तो रोल होता ही है। जितने भी कैंपेन्स हो, किसी तरह का कैंपेन्स हो, किसी तरह का इनिशिएटिव हो, तो जीविका दीदी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। जीविका कैडर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। और उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो BPM होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके माध्यम से ही सारा ये देखा जाता है। ये देखिए, एक और भी स्कीम होती है, ग्राम चौपाल है, स्वच्छता चौपाल है, जनगणना है। जहाँ जहाँ अवेयरनेस की बात होगी, जहाँ जहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करना होगा, मोबिलाइज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तो एक मास लेवल पे जीविका दीदी का सहयोग लिया जाता है। और इसको आप इंटरव्यू में कहीं पे भी किसी तरह का सोशल रील से डॉरी सिस्टम हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, उसमें जीविका का कैसे सहयोग ले सकते हैं आप, और CDPO कैसे सहयोग ले सकते हैं। हर विभाग का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। MO है तो उसमें डीलर्स का है, BPRO है तो पंचायत जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक जो भी लोक सेवक है उसका है। ये PO है, मनरेगा PO, इसका भी अपना ही रोल है। कुछ ये प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, लास्ट है। मनरेगा का क्या काम है? ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर आता है। पहले ये BDO के द्वारा ही काम देखा जाता था, अभी ये BDO हटा करके अब ये एक अलग ऑफिसर्स, PO प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इसके जो स्टाफ से अकाउंटेंट इसके पास होते हैं, पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, JE होते हैं, पंचायत रोजगार सेवक जो पंचायत लेवल पे होते हैं, ऑपरेटर होता है, बहुत सारे इसके भी काम है। जैसे एक तो मैंडेज, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 100 दिन का रोजगार देना हो, मजबूरी है, कंपल्सन है, अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर वो रोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो मैंडेज क्रिएशन करना, उसमें भी ये ख्याल रखना कि महिलाओं का, SC ST का वो जरूर वो पोर्शन में उसको भी इन्वॉल्व किया जाए और उसको भी रोजगार मिले। वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। वृक्षारोपण में दोनों होता है, एक तो जो सरकार की जो स्कीम चल रही है सरकारी वृक्षारोपण, और निजी वृक्षारोपण भी होता है, तो उसमें कुछ पैसे पे आप वृक्ष ले सकते हैं और उसका रोपण कर सकते हैं। सॉरी, उसमें मनरेगा का बहुत बड़ा रोल होता है। बकरी शेड का निर्माण, पशु शेड का निर्माण, उसमें भी रोल है। अमृत सरोवर, वही जो वाटर रिचार्ज का काम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम है, तो अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, बहुत जगह बनाया गया, उसमें मनरेगा का ही माध्यम से ही जो उड़ाही होती है, और उड़ाही होने के बाद फिर अधिक से अधिक किया जाता, ताकि वहाँ पानी जमा हो सके, बरसात का पानी जमा हो। और जहाँ पहले से सरोवर है उसको भी अच्छी तरीके से बना दिया गया है, चारों तरफ पार्किंग का एक पाथवे बना दिया गया है, पेवर ब्लॉक लगा दिया गया है, ताकि सरोवर का सरोवर भी हो जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाए, साथ साथ लोगों को घूमने के लिए भी लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत VO बिल्डिंग, मैंने बताया कि VO बिल्डिंग बना रहा है कौन? मनरेगा डिपार्टमेंट। उसमें जीविका दीदी भी रहेगी और बाकी तो PRS का रोल है ही। खेल का मैदान मनरेगा ही बना रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे खेल का मैदान बनना है। ये स्कीम किसका है? मतलब ये है खेल विभाग का, लेकिन काम कौन कर रही है? खेल का मैदान बना कौन रही है? मनरेगा डिपार्टमेंट। तो जब कोई भी काम होता है तो कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, ये जब कंपलसरी है तभी हो पाएगा बेहतर काम। अब खेल का मैदान बना, उतना फंड नहीं होता है कि वो जो सीढ़ी नुमा आकार का स्टेडियम टाइप का बना सके या चेंजिंग क्लॉथ रूम बना सके, वो कौन बना देगा? मान ली ग्राम पंचायत
मुखिया सचिव बना दिया या पंचायत सचिव समिति के माध्यम से बन गया, यही प्रक्रिया चलती है। बास्केटबॉल का कोर्ट है या बैडमिंटन का कोर्ट है। बहुत आजकल ग्राम पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का, अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो स्पोर्ट्स क्लब का भी कंसेप्ट लाया जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का भी गठन होगा। अब इसको आप कैसे लिंक करेंगे कि स्पोर्ट्स जो आप जब बात करते हैं ना हम लोग कि हम क्रिकेट में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, बाकी जब बात होती है अन्य खेलों की तो हमारा वहाँ पे कुछ रोल ही नहीं है। ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में बहुत पीछे है। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप सोच सकते हैं कितना कि अब फॉरवर्ड लुकिंग सोच, दूरदर्शी सोच कि सर जब भी स्पोर्ट्स क्लब का गठन जो वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पे किया जा रहा है या खेल का मैदान जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जाना चाहिए। और वो स्पोर्ट्स क्लब का वो बाकायदा कमेटी बनी हुई है, उसमें उसके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं। उस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए और जो भी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो खेल विभाग के कन्वर्जेंस से हो, लोकल जो डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग हो, मनरेगा विभाग हो, उसके सहयोग से, ताकि उस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि जब एक दो बढ़ते हैं उसके बाद अगर शुरू से ही उस चीज को मोटिवेट किया जाएगा। अब बास्केटबॉल, बैडमिंटन सिर्फ क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है, तो ये अब बनाया जा रहा है, बास्केटबॉल का कोर्ट बन रहा है, फुटबॉल का कोर्ट बन रहा है, एक बेहतर इनिशिएटिव है। तो उसको आप अपने आंसर में, अपने इंटरव्यू के कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। यही है, बहुत सारा इसमें है। कुछ क्वेश्चन है ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, वही सब जो बात है, ब्लॉक सर्कल में क्या अंतर है, वीडियो शेयर का क्या क्या रोल है, अगर आपको वीडियो बनाया जाता है ब्लॉग का, क्या क्या आपका प्रोफाइल वर्क है, कौन कौन सा रोल है, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, चाहे वो सेंसस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, स्टेट ड्यूटी की बात हो, कोई मेला ऑर्गेनाइज करना है, कोई जन संवाद ऑर्गेनाइज करना है, ये सब जो मैं शब्द बता रहा हूँ आपके टिप पे होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बताएंगे तो आप ये सर ये करा सकते हैं, ये स्टेप ये हो सकता है, स्टेप वाइज। अब कोई मॉब आपके ऊपर, आप एज ए मजिस्ट्रेट आपको डिप्यूट किया गया, एज ए एसडीएम आप भीड़ शांत नहीं हो रही है, कैसे आप हैंडल करेंगे, क्या क्या आपका स्टेप होना चाहिए, किस किस ऑफिसर्स को आप हेल्प ले सकते हैं, कैसे उसको अधिक से अधिक फाइनेंशियल असिस्टेंस तात्कालिक रूप से दिया जा सकता है ताकि भीड़ शांत हो, भीड़ को कंपेंसेशन किया जा सके। कोई मिसहैपनिंग हो गई है, आग लग गया है, कोई डूब गया है, एक्सीडेंट हो गया है, सोशल इवेल्स पैट्रियार्की वगैरह है, मॉब लिंचिंग है, वायलेंस है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये सारा मशीनरी है, ये सारा स्टेप्स है, योजनाएं हैं, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। वर्तमान में ये कर रही है कि हमें आपको अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उस पर हम लोग वर्क करेंगे, उसको हम लोग अपने आंसर में लाने का प्रयास करेंगे। आप क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन उसका बहुत लिमिटेशन होना चाहिए। बताइए। ये क्वेश्चन प्रिंट करवा के दे दिया जाएगा, पेड ग्रुप में ये क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, और आप लोगों से अनुरोध यही है कि इस क्वेश्चन का आंसर खुद से आप लिखेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर 75 से 100 वर्ड में होना चाहिए, और 100 से 150 भी जा सकता है। और जरूर इंश्योर करें कि पॉइंट वाइज आंसर, जब भी आप इंटरव्यू का आंसर जब भी बनाना है पॉइंट वाइज। सर वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर पहला कारण ये है सर, दूसरा ये, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। हमेशा आप पॉइंट वाइज रखेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर, और ताकि इंटरव्यूअर को समझने में बहुत आसानी हो, इंटरव्यूअर फ्रेंडली आपका आंसर हो। हाँ रुपेश सर। तो सारे छात्र इसको बना करके ग्रुप में सबमिट करेंगे, आप सबमिट करेंगे, आपका आंसर चेक हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट भी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। जितना नीचे क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का भी, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का भी, दोनों को दिलवा देंगे। सबसे पहले ब्लॉक का बना लेंगे, उसके बाद फिर पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का बना लेंगे आपको। और रुपेश सर ये सब चीजें कहीं किताब में नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो कहीं नहीं मिलेगी, ये पर्सनल आप एक्सपीरियंस है। कितना भी आप किताब पढ़ लेंगे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी आप यूट्यूब AI सर्च कर लीजिए, चीजें नहीं मिलेगी। तो उसको आपको अपने अंदर इम्बाइब करना है, या आप जितना बेहतर जल्दी आप स्किल कर लेंगे, आपको इंटरव्यू में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। ये प्रैग्मेटिक आंसर है। हाँ रुपेश सर।
इतना प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा ना आपका कि जब आप बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, बच्चे को पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन पे, चीजों को समझता है और उसके बाद उसको एक एक करके हायरार्की समझ में आता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। वो हवा हवाई बात नहीं, किताबी बातें नहीं कर रहा है कि पढ़ के आया है कहीं से, किसी कोचिंग से सुन के आया है, ऐसा नहीं है। ये प्योर प्रैक्टिकल चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही काम करती है। इसलिए इन सब बातों को, जो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, उसको 2 बार 3 बार आप देखें, सुने, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रैक्टिस करें, और उसके बाद 2-3 आंसर भी इंटरव्यू में आप इस तरीके का दे लेंगे ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो प्रैक्टिकल आंसर, क्योंकि वहां भी ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं और वो ऑफिसर को एकदम दिल को टच करता है कि हाँ बच्चे ने बोला है, प्रैक्टिकली इसको पता है, तो ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको। हाँ सर। बिल्कुल, तो ये आप पॉइंट वाइज जरूर प्रयास करिएगा बनाने का, और कुछ अगर डाउट्स है तो पूछ लीजिए। जितने भी ऑफिसर्स का हमने चर्चा किया ब्लॉक लेवल पे, इनमें से किसी को कुछ पूछना है या कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर ऑनर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछना है सर। क्या पूछना है, बताइए बताइए। सर मैं इंग्लिश ऑनर्स किया हूँ सर, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या पूछा जा सकता है उससे। और आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है तो आपका इंग्लिश लिटरेचर, आपका इंडियन लिटरेचर भी होगा, उसमें फॉरेन लिटरेचर भी होगा, उस पढ़ने का उसमें रहता है। आपको कौन सा फेमस पोएट्री पसंद है, आपको कौन सा फेमस पोएट है, क्यों पसंद है, आपको किस तरह का स्टोरीज पसंद आता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। वर्तमान में अगर इंडियन ऑथर्स की बात की जाए तो आपको कौन पसंद है, क्यों पसंद है। अब उसमें रस्किन बॉन्ड भी हो सकते हैं, शशि थरूर भी हो सकते हैं, अब ब्रिटिश में देखेंगे या बाइवी ईट्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है, किसका आप नाम लेंगे तो 2 लाइन पता होना चाहिए। शेक्सपियर पसंद है, कौन पसंद है, तो कुछ क्यों पसंद है और कैसा पसंद है, इंग्लिश लिटरेचर के लिया, किस क्यों सोच करके लिया, फिर आपने क्यों चूज कर गया, आपका ऑप्शनल यहाँ पे क्यों क्या है, क्या आपका ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी है, तो इंग्लिश ऑनर्स से ज्योग्राफी क्यों चूज कर गए हैं। तो ये आपको एक जो बेसिक इंग्लिश लिटरेचर या बेसिक जो इंग्लिश आपने पढ़ा है उसको देख लेंगे, पोइट्री के बारे में भी, ऋषि के बारे में भी, ऑथर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत, और जो फेमस या जो इम्पोर्टेंट है उसका भी ध्यान रखेंगे। कुछ अगर कहानियाँ, कुछ अगर कविताएं, उसको ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू क्यों सर। पसंद है। ये नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने की आदत डालिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें छूटी है, क्या चीज़ पकड़े, क्या चीज़ हमने नोट डाउन कर लिया। तो अभी से ही नोट्स बनाने का 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप समय देंगे, जो मैंने 8 कॉपीज का चर्चा किया, वो कॉपीज पे काम करें सभी लोग। एनी मोर क्वेश्चन? जो भी डाउट है पूछ लीजिए। हेलो, डाउट होगा तभी जब बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे एक डाउट है, एक क्वेश्चन है मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी वाले से, और जो पीड़िता है और पीड़िता के पेरेंट के द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है थाने में, ठीक है, ठीक है। तो क्या थाने वाले की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या, उनके तरफ से पर्सनली? हाँ बिल्कुल लिया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई एक्शन पिता के जो माता पिता हैं एक्शन ले नहीं ले, ये थाना का दायित्व है, लोकल प्रशासन का दायित्व है कि अगर चोट लगा है, ज़्यादा चोट लगा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, अगर डेथ हो गया है तो बॉडी का उसको पहचान करना है, पोस्टमार्टम करवाना है और ट्रेस करना है उसके फैमिली कहाँ है। अगर हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ है उसको टेस्ट करना कि कौन इसने मतलब किसने चोट पहुंचाया है, उसको टेस्ट करने का काम है। और हो सके तो अज्ञात पे एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। अगर पता नहीं है कि किसने घटना किया तो थाना अज्ञात पे अननोन एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर अननोन, तो उस पर दर्ज हो सकती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर एलिजिबल होगी, जो भी बेनिफिशियरी मिल सकता है जो गवर्नमेंट का स्कीम से, चाहे मुख्यमंत्री पारिवारिक कल्याण योजना हो या रेलियो डिपार्टमेंट का हो या सी, तो उसको भी उपलब्ध कराना ये काम है। ये
प्रोएक्टिव गवर्नेंस हुआ, प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि इतना करना चाहिए। और इतना सर अगर ऐसा नहीं पीड़िता होता के पेरेंट को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर भी इसके बावजूद भी एक्शन ले सकते हैं क्या? इंक्वायरी बिल्कुल क्यों देखिए ये आपका जिम्मेवारी है ना, प्रशासन किस लिए है। अगर आपके क्षेत्र में घटना घटी है तो ऐसा थोड़ी है कि मीडिया बैठा हुआ है, मीडिया तो करेगी ना रिपोर्ट कि लावारिस लाश को छोड़ दिया गया। लोकतंत्र है, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई अगर कंप्लेन डेथ करे ना नहीं करे, हुई है, हल्का फुल्का के डेथ नहीं हाँ तो एक्सीडेंट हुआ है कोई और इशू नहीं है, इलाज फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी करवा दिया गया है बच्चों का, तो उस केस में अगर इलाज उस केस में फिर क्या, अगर कोई इशू नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉक्टर के द्वारा भी बोल दिया गया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक है, तो उस हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहने का सर मतलब है हमारे कि जो केओस नहीं होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पे भी आज लांछन नहीं आना चाहिए। ये प्रशासन का पहला है कि इसको ध्यान रखना है, सरकार जिसकी भी सरकार। लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉज नहीं Recently- होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल जी, एनी मोर क्वेश्चन? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कैसे भी हो। बताइए। सर मैं ऑप्शनल शिफ्ट किया था और ज्योग्राफी लिया था, तो ज्योग्राफी के ऑप्शनल के हिसाब से मेरे को क्या भी पढ़ना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या रिसोर्स? ज्योग्राफी के ऑप्शनल से आपका जो बेसिक ज्योग्राफी है, एक तो इंडिया का भी ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड में है ओशियोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिक दैट मींस एनसीईआरटी जेएनएफ। हाँ एनसीईआरटी जेएनएफ 11th एंड 12th, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और थोड़ा सा मैप्स अभी वर्तमान में, जैसे कि वर्तमान में अभी जो चल रहा है इंसिडेंट कि ब्रिक्स का भी अब देख रहे हैं कि नया तौर पे उभर के आ रहा है, जब से 50% टैरिफ लगा है, तो उसमें वहाँ पे जियो स्ट्रेटजिक कितना महत्वपूर्ण है ब्रिक्स का। वो थिंकर वगैरह वाला साइड पे जाने की जरूरत नहीं है ना, उसी से नहीं बस अगर बेसिक देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। कुछ थिंकर्स ऐसे वो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करना है कि देख लेना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, इम्पोर्टेंट थिंकर्स है, उसको जरूर देख लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम बेहतर रहेगा। अगर आप डालिएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको इंटरव्यू रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो उतना में काम हो जाएगा आपका। कुछ बेसिक देख लेना जरूर। हेलो सर। हेलो हाँ बताइए। सर मेरा ऑप्शनल मैथ्स है, मैं कहाँ तक कैसे तैयारी करूँ? मतलब 12th तक तो मैं रिवीजन भी कर सकती हूँ, ग्रेजुएशन वाला थोड़ा ग्रेजुएशन करना भी नहीं है। मैथ्स देखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट हो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो आपका जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है, मतलब बेसिक जो टर्म्स एंड डिफिनेशन है उसका, और दूसरा अप्लाइड पार्ट। अब मैथ्स का कहाँ यूज हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन में मैथ्स का कहाँ यूज है? अब बताइए, आप ही बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप मैथ्स का कहाँ यूज है? वैसे देखा जाए तो कहीं नहीं, बस तो कैलकुलेटर नहीं, आप बता सकते हैं। नहीं, आपसे पता चलेगा कि आप मैथ्स का कहाँ यूज कर सकते हैं। मैथ्स का यूज है जैसे अकाउंटिंग में, जैसे आपका सेंसस में, तो जैसे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें सर मैं ध्यान रखूंगी कि वित्तीय अनियमितता नहीं हो। जो भी ओपनिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, उसके बीच में वो मिलना चाहिए उसका। ऐसा ना हो कि उसमें डिफरेंसेज हो, वहाँ पे मैथ्स का यूज है। बेसिक लॉज जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है या ज्योमेट्री का, वहाँ पे भी यूज है। और आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिक जो डिफिनेशन से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है वो थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ तो थ्योरम्स है वो देख लेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ और कहाँ यूज हो रहा है, स्पेस साइंस में यूज होता है मैथ्स का, कंप्यूटिंग में यूज होता है, तो वो जो भी वर्तमान में अप्लाइड मैथमेटिक्स से उसको देखना है। और जो बेसिक टर्म्स है, अंक और शब्द में क्या डिफरेंस है, दोनों का अपना अपना महत्व है। अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है, समझ पा रही है मेरी बात? डिजिट एंड नंबर्स, और ये डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स, तो दोनों का अपना अपना रोल है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इन्फिनिटी तक क्या है, तो वही मतलब बेसिक
उसको भी पढ़ना है, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन कैसे है, और अन्य फील्डों में, चाहे वो स्पेस साइंस हो, जनरल साइंस हो, केमिस्ट्री की साइंस हो, उसमें भी यूज है, तो कहाँ उसको देख लेना। ओके, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।